कहानी राजस्थान के गैंगस्टर की है जिसका नाम है राजू ठेहट। राजू ठेहट बाकी गैंगस्टर की तरह इसकी भी अपनी एक कहानी। ठीक ठाक परिवार से, परिवार में कोई वैसा रिकॉर्ड नहीं पुराना, लेकिन फिर ये स्कूल गया और कॉलेज गया, और जब ये वहाँ के एसके कॉलेज में पहुँचा वहीं से इसकी ज़िंदगी पलटी। उस एसके कॉलेज में बहुत सारे और लोग पढ़ते थे, बहुत सारी राजनीति थी। देखिए यहाँ पे भी मूसेवाला कत्ल से कितना मामला जुड़ता है कि जो लॉरेंस और गोल्डी बराड़ ये सब भी जब यूनिवर्सिटी में पहुँचे थे पंजाब में, तब इन लोगों का गैंग पनपा था। उससे पहले ये लोग ठीक ठाक थे, शरीफ लोग थे। यहाँ पे भी राजू ठेहट के साथ यही कहानी है। जब वो इस सीकर के इसके कॉलेज में पहुँचा तो वहीं से उसकी कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम एक ऐसी साजिश पे ख़त्म होता है कि उसको कत्ल करने के लिए जो प्लानिंग की गई वो बेहद अजीब व गरीब प्लानिंग थी। तो पहले राजू ठेहट की कहानी, कॉलेज पहुंचा, कॉलेज में बहुत सारे लोग मिले। इसी कॉलेज में उसकी दोस्ती एक गोपाल फोगावट नाम के उस वक्त के जो स्टूडेंट्स विंग ABVP उसके एक लीडर के तौर पर थे, गोपाल फोगावट था नाम, उससे दोस्ती हुई। गोपाल फोगावट एक दबंग टाइप का स्टूडेंट लीडर, और वहीं से ये दोनों करीब आए। पढ़ाई के साथ साथ गोपाल फोगावट का शराब के धंधे में एक बड़ा रोल था, उसका कारोबार भी था। वो इधर उधर से ठेका लेता, दुकानें थी शराब की। और कॉलेज में उसका इस लाइफ स्टाइल देखकर, रहन सहन देखकर राजू ठेहट को लगा कि वो भी गोपाल जैसा बने, क्योंकि उसके पास गाड़ियाँ, पैसे खर्च कर रहा है, दोस्तों पे खूब उड़ा रहा है। तो उसे लगा ये शान और शौकत से जीता है और यहीं से क्राइम की शुरुआत होती है। तो उसने भी कहा कि मैं भी ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, इसके लिए क्या करूँ। धीरे धीरे वो गोपाल फोगावट के करीब आता गया, उन दोनों में दोस्ती हो गई। गोपाल फोगावट ने उसे भी कुछ अपना धंधे में काम दिया। धीरे धीरे उसने उसका भरोसा जीत लिया। कुछ वक्त के बाद अब गोपाल फोगावट का राजू ठेहट जो है वो एक ख़ास गहरा दोस्त बन गया। फिर उसने उसको भी कई शराब की दुकानें दिलवाई। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान इनकी मुलाकात एक तीसरे शख्स से होती है जिसका नाम है बलबीर बानुड़ा। बलबीर बानुड़ा का दूध का कारोबार हुआ करता था, लेकिन जब वो राजू ठेहट की सोहबत में आया, दोनों में दोस्ती हुई, तो उसने कहा कहाँ दूध के कारोबार में लगे हुए, कितने पैसे हैं, तुम शराब के कारोबार में आ जाओ। बलबीर भी लालच में आ गया और उसने इसके साथ शराब के धंधे शुरू कर दिए। धंधा चल निकला। फिर सरकार की तरफ से लाइसेंस वाइसेंस मिलने लगे। इन लोगों ने लाइसेंस भी लिया। अब तक चूँकि इनकी गुंडागर्दी और बाकी चीज़ें भी चल रही थी तो आसपास के लोग डरते भी थे। तब इन्होंने कई दुकानें ले ली, अवैध शराब भी बेचने लगे। और इन्हीं में से एक दुकान जो इन दोनों ने पार्टनरशिप में ली थी, बलबीर और राजू ठेहट ने, उसमें हिसाब किताब के लिए एक शख्स को रखा जिसका नाम था विजयपाल। विजयपाल उस दुकान में हिसाब किताब का काम किया करता था, लेकिन वो बलबीर जो बानुड़ा है उसका साला लगता था। आगे चलकर कहीं ना कहीं राजू ठेहट को लगा कि बलबीर का जो साला है विजयपाल, ये हिसाब किताब में कुछ बदमाशी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, जितनी कमाई होनी चाहिए दिखा नहीं रहा है, और ये दुकान से ज़्यादा शराब दुकान के जो है वो ब्लैक में बेच रहा है। इस बात पे कई बार लड़ाई हुई। विजयपाल ने मना किया कि मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजू ठेहट को शक हो चुका था। फिर बात इतनी बढ़ी कि एक दिन राजू ठेहट ने और उसके लोगों ने विजयपाल का कत्ल कर दिया। अब विजयपाल राजू ठेहट के सबसे अजीज दोस्त बलबीर का साला था। अब यहीं से विजयपाल के कत्ल के बाद इन दोनों दोस्तों के बीच दुश्मनी की एक लकीर खिंच गई। बलबीर को अपने साले की मौत का जो दुख था और उसे लगा कि उसके दोस्त नहीं मारा, पीठ पे छुरा घोंपा एक तरह से। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। दोनों अलग हो गए। अब दोनों एक दूसरे से बदला लेने की और ठानने लगे, क्योंकि इधर बलबीर को अपने साले की मौत का बदला लेना था, उधर राजू ठेहट को लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो बलबीर शायद उसे मारते। तब इनकी दुश्मनी चलने लगी। लेकिन इधर राजू ठेहट के साथ ये था कि उसके पीछे सर पे हाथ गोपाल फोगावट का था, जो एक ताकतवर, पैसे से भी मजबूत, पॉलिटिकल सर्किल में भी उसकी पहुंच। बलबीर को लगा कि वो अकेला क्या करेगा। तब बलबीर ने उस वक्त एक और गैंगस्टर हुआ करता था जिसका नाम था आनंद पाल। उसकी पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है, 2017 में इनकाउंटर में कैसे मौत हुई थी। बलबीर को लगा कि अगर राजू ठेहट से मुकाबला करना है तो फिर आनंद पाल जैसे किसी बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाना ज़रूरी है।
और उसने यहीं आनंद पाल से दोस्ती कर ली। आनंद पाल को उसने बताया कि उसके साले का कत्ल राजू ठेहट ने किया, जो कि उसका दोस्त था, और मुझे बदला लेना है। उस वक्त आनंद पाल उभर रहा था, धीरे धीरे उसका खौफ पसर रहा था चारों तरफ। उसने उससे कहा ठीक है कि हम लोग मिलकर ये काम करेंगे और राजू को ठिकाने लगाएंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि राजू को कमज़ोर करना है तो फाइनेंशियली कमज़ोर करना है। अब उन्होंने उसके सारे शराब के जो ट्रक ये सारे लूट लिया करते थे, टेंडर और ये मिलता तो वहाँ पे भी घुस जाते। धीरे धीरे अब राजू की माली हालत कमज़ोर होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब आनंद पाल और बलबीर ने मिलकर राजू के दोस्त, और जिसने राजू को इस पेशे में लाया और जिसकी वजह से वो आया, गोपाल फोगावट, आनंद पाल और बलबीर ने मिलकर गोपाल फोगावट का कत्ल करवा दिया। गोपाल की मौत ने राजू को तोड़ दिया। उसे लगा कि शायद अब उसकी जान को भी खतरा है, अब वो क्या करे। इसी बीच अब राजू फोगावट ने आनंद पाल और इन दोनों को ही ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। और इन दोनों के बीच तब ये 2000 की बात है, 90 से शुरू हुई थी दोस्ती, 2000 तक दुश्मनी, अगले 10-12 साल तक गैंग वॉर चलता रहा। कहते हैं कि 20, 25, 30 लोग मारे गए। 2012 की तारीख आ गई। 2012 तक दोनों गैंग अब एक दूसरे की जान की परवाह की वजह से कि मार न दे, अंडरग्राउंड भी थे और अटैक भी कर रहे थे। लेकिन 2012 में ऐसा हुआ कि राजस्थान पुलिस थोड़ी एक्टिव हुई और उसने आनंद पाल, बलबीर, राजू ठेहट, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों के ऊपर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, वसूली, किडनैपिंग के तमाम इल्ज़ाम थे। तो अब इन तीनों को अरेस्ट कर लिया। राजू ठेहट सीकर जेल में बंद था, जबकि आनंद पाल और जो बलबीर, इसे बीकानेर जेल में बंद रखा गया। अब इन्हें लगा कि यही मौका है एक दूसरे के ऊपर घात कर हमला करने का। 26 जनवरी 2013 सीकर जेल में राजू ठेहट जहां बंद था, वहां पे आनंद पाल और उसके सहयोगी, मतलब उसके दोस्त बलबीर ने मिलकर एक प्लानिंग की और जेल के कुछ कैदियों को अपने तरफ मिलाया जो उनके लोग थे, जेल में बंद थे, और राजू ठेहट पर हमला करवा दिया। लेकिन राजू ठेहट का नसीब अच्छा था, वो बच गया। लेकिन वो वहीं से डर गया कि अगर जेल के अंदर भी मुझ पर इस तरह हमला हो सकता है तो फिर पता नहीं क्या होगा। अब राजू ठेहट ने कहा कि अगर उसे ज़िंदा रहना है तो फिर आनंद पाल और बलबीर को मारना पड़ेगा। अब वो इसी साजिश में लग गया। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। आखिरकार 24 जुलाई, जनवरी में उस पर हमला हुआ था और करीब कुछ महीने के बाद उसने अपने बहनोई और एक और शख्स को साजिश के तहत बीकानेर जेल भेजा, छोटे मोटे जुर्म में। और वहाँ ये था कि जाकर आनंद पाल और बलबीर को मारना है, क्योंकि दोनों उसी जेल में बंद थे। ये दोनों जेल पहुँचे, पीछे से फिर इनके हथियार भी पहुँचाया गया। अब हथियार लेकर दोनों जेल के अंदर हैं और आनंद पाल और बलबीर को मारना है। इत्तेफाक से 24 जुलाई को मौका मिल गया और बीकानेर जेल के अंदर राजू ठेहट के कहने पर इन दोनों पे हमला कर दिया गया, गोलियां चली। लेकिन नसीब अच्छा था, आनंद पाल बच गया, लेकिन बलबीर की मौत हो गई। अब बलबीर की मौत हो गई, आनंद पाल बच गया और आनंद पाल को पता चल गया कि हमला किसने कराया। उसकी दुश्मनी और बढ़ गई। लेकिन इसी बीच वो ज़मानत पर बाहर आ गया। आनंद पाल जब बाहर आता है 2013 में, इसके बाद उसका खौफ और बढ़ता जाता है। वो तमाम ठेके, शराब के ठेके, माइनिंग, जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर उसका कब्ज़ा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पूरे राजस्थान में आनंद पाल आतंक का दूसरा नाम बन जाता है। अब वो बहुत बड़ा गैंगस्टर हो चुका था। इधर राजू ठेहट अब डरा क्योंकि आनंद पाल का कद बढ़ चुका था। फिर इन दोनों के बीच में तब भी गैंग वॉर जारी है। लेकिन इसी बीच 2017 में 2017 में एक पुलिस एनकाउंटर में आनंद पाल की मौत हो जाती है और आनंद पाल, उसके करियर, उसके इस एनकाउंटर की पूरी कहानी डिटेल में मैंने आपको इसी कहानी में सुनाई है। कोशिश करूंगा दीपक से कहकर आखिर में वो कहानी, अगर आप में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुनी हो तो सुनिएगा, तो थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा। तो 2017 में आनंद पाल की मौत हो गई। राजू ठेहट के लिए ये सबसे अच्छी खबर थी क्योंकि वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अब राजस्थान में देखें तो आनंद पाल के बाद दूसरा उस वक्त कोई इस कद का गैंगस्टर बचा नहीं। अब राजू ठेहट यहाँ से बड़ा होना शुरू हो गया। अब उसने फिर अपने आतंक मचाने शुरू किए, अपनी एक टीम बनाई। 2017 के बाद पिछले 5 सालों में राजू ठेहट ने
गैंगस्टर जितने भी हैं उसमें एक अपना बड़ा नाम बना लिया। फिर सोशल मीडिया पे वो छाने लगा, अपने वीडियो डालने लगा। आलम यह था कि वो जब चलता था तो उसके साथ गनर चला करते थे, बाउंसर चला करते थे, बॉडीगार्ड चला करते थे, और जिधर गाड़ियों का काफिला चला करता था, जब उसका काफिला निकलता था तो लोग देखते थे, डरते भी थे कि कहीं नज़रें मिल गई तो गोली न मार दे। इस किस्म का उसका खौफ था। पूरे सीकर में दहशत थी राजू ठेहट के अब नाम पर। और ये दहशत इसलिए थी कि अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन आनंद पाल मारा जा चुका, बलवीर पहले ही मारा जा चुका, अब कोई रास्ते में था नहीं। अब उसने एक बार फिर अपना धंधा चलाया, खूब चमकाया, खूब पैसे कमाए, जयपुर तक पहुंच हुई। जयपुर में उसने 3-3 करोड़ रुपए की कोठी खरीदी और अब लगा कि राजू ठेहट का कोई मुकाबला नहीं है। और इधर सोशल मीडिया पे भी वो अपने वीडियोस डालता रहा, अपने आप को हीरो दिखाता रहा। उसके हथियारबंद लोग, ये सारे चीज़ें, अब उसे लगा कि बहुत हो गया, अब चलो थोड़ा राजनीति में भी हाथ आजमाते हैं। 2023 में 2023 में शायद राजस्थान में चुनाव है, उसने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। अब वो नेताओं से मिल रहा था, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि चूंकि आनंद पाल इनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उससे पहले हमला किया था। और आनंद पाल की मौत के बाद इधर ये हुआ कि आनंद पाल के गैंग से जितने लोग जुड़े थे वो सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ शामिल हो गए। तो अब आनंद पाल के लोग लॉरेंस के साथ, और आनंद पाल पे हमला हो चुका, हमला कराने वाला राजू ठेहट, तो अब लॉरेंस का डायरेक्ट दुश्मन हो गया राजू ठेहट। इस बात का राजू को खतरा था, इसीलिए उसने फिर वापस सीकर में आया। सीकर में उसने अपना एक घर लिया। जिस जगह घर लिया उस कॉलोनी में बाकायदा ख़ास लोगों की एंट्री होती थी, गेट वेट भी वैसे ही बनाए। उस गेट के अंदर गाड़ियां सिर्फ उन्हीं की जा सकती थी जिसकी इजाज़त राजू ठेहट दे, बाकी सारी गाड़ियां बाहर पार्क होती थीं। हर एक की तलाशी होती, आम लोग उसके घर के आगे से गुजर नहीं सकते थे। और उसी के घर के पास ही एक कोचिंग सेंटर था, एक SLC कोचिंग सेंटर, जहाँ बच्चों को अलग अलग कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो अब वो घर पे है और इधर सिद्धू मूसेवाला की मौत की बात आ चुकी थी। आनंद पाल की मौत का बदला लॉरेंस लेगा, ये बात भी राजू ठेहट को पता थी, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए। अब सारे इंतजाम तो कर लिए, लेकिन इधर लॉरेंस अब मौके की तलाश में था और उसके लोग, कि किसी तरह से एक बार मौका मिले तो फिर आनंद पाल की मौत का बदला लिया जाए। साजिश वहीं से शुरू हुई जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ उसके कुछ महीने के बाद। और इस साजिश को रचने वाला और इस काम को करने वाला लॉरेंस गैंग का जो मेन सरगना था, जो मेन आदमी जिसको ये काम सौंपा गया, जैसे सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ को दी गई, तो यहाँ पे राजू ठेहट की मौत की जिम्मेदारी, उसको मारने की जिम्मेदारी रोहित गोदारा नाम के गैंगस्टर को दी गई। ये बीकानेर का ही रहने वाला है, वांटेड है, और फिलहाल इसके बारे में ये कि आज़रबैजान में है और वहीं से ये सारा अपना धंधा ऑपरेट करता है। लेकिन ये लॉरेंस गैंग का जुड़ा हुआ है और गोल्डी बराड़ के साथ इसका रिश्ता है। तो रोहित गोदारा को काम सौंपा गया राजू ठेहट का। महीनों वो साजिश बुनता रहा, लेकिन राजू ठेहट तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि इर्द गिर्द एक तो वो हर वक्त हथियारबंद लोग उसके साथ रहते, चलते, गाड़ियाँ भी उसकी वैसी ही थी, तो उसके काफिले में घुसना भी मुश्किल था, घर तक पहुंचना भी मुश्किल था। सारी रेकी की गई। अब यह हुआ कि कैसे राजू ठेहट तक पहुंचा जाए और उसे मारा जाए, और ये भी था कि उसे चुनाव से पहले मारा जाए। चुनाव के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, सुरक्षा भी बढ़ जाती है। यहाँ पे भी सिमिलरिटी देखिए कि सिद्धू मूसेवाला पहले जब चुनाव लड़े उस वक्त ये हुआ कि चुनाव के वक्त सुरक्षा ज़्यादा है इसलिए अभी कुछ मत करो, बाद में देखेंगे। तो यहाँ उसको 2023 में चुनाव लड़ना था, उससे पहले ही ये काम करना ज़रूरी था इन लोगों के लिए। तो ये हुआ कि आसपास तो फटक नहीं सकते। पास में एक SLC कोचिंग सेंटर है और उस कोचिंग सेंटर में अक्सर राजू ठेहट आता है, और उस कोचिंग सेंटर के पास ऐसी जगह है कि वहाँ से आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे राजू ठेहट जब निकलता है या कोचिंग सेंटर के अंदर दाखिल होता है और फिर बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठता है, तो वो कुछ पल ऐसे होते हैं जिसमें वो साफ निशाने पे, टारगेट पे हो सकता है। रैकी हो गई। अब कहा गया कि लेकिन कोई अनजान आदमी वहाँ जाएगा, क्योंकि उसके लोग चारों तरफ देखते हैं बाहरी शख्स कौन आया है, किसकी गाड़ी आई है,
ये सारी नज़रें होती हैं तो करीब पहुंचना मुश्किल है, मारे जाने का खतरा है। प्लानिंग ऐसी रची गई रोहित गोदारा के कहने पर कि 2 शूटरों को बाकायदा इस कोचिंग सेंटर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया, मतलब दाखिला लेने को कहा गया। यंग एकदम दोनों, हरियाणा के, बिल्कुल स्टूडेंट टाइप। 2 लड़कों ने कोचिंग सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराया, अपना दाखिला लिया पढ़ाई करने के लिए। अब वो कोचिंग सेंटर जाने लगे। कोचिंग सेंटर जाने के बाद वो सिर्फ उनका काम था, चूँकि कोचिंग सेंटर के बराबर में ही राजू ठेहट का घर था, तो वो नज़र रखें, राजू ठेहट की रूटीन पर नज़र रखें, कब आता है कोचिंग सेंटर, कब आता है, कितने बजे आता है, कितने लोग होते हैं, कैसे निकलता है। ये सारी चीज़ें उन लोगों ने शुरू कर दी, रखी, सारी रूटीन जो है वो पता चल गया। इसी के बाद तय हुआ कि 3 दिसंबर को राजू ठेहट को गोली मारनी है। 3 दिसंबर के दिन में एक ट्रैक्टर, चूँकि बाहरी गाड़ी और बाकी चीज़ों पे लोगों की नज़र होती थी, ट्रैक्टर चूँकि उस इलाके में है कि किसान बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ट्रैक्टर पर उतनी नज़र नहीं होती। एक ट्रैक्टर में 5 शूटर, 5 हरियाणा के बैठते हैं और ट्रैक्टर के अंदर छुप कर बैठते हैं। ट्रैक्टर के साइड का आपने देखा होगा थोड़ा उठा होता है, तो अगर आप लेटे हुए हैं तो बाहर से नज़र नहीं आएगा। ट्रैक्टर में बैठे, ट्रैक्टर ठीक कोचिंग सेंटर के सामने रुका। टाइमिंग इन्हें मालूम थी। इशारा मिलते ही ट्रैक्टर ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। जैसे ही कोचिंग सेंटर के पास पहुंचे, चूँकि टाइम सब कुछ पता था उसके निकलने का, आने का, जाने का, इत्तेफाक से उसी वक्त या बदनसीबी से उसी वक्त राजू ठेहट कोचिंग सेंटर के गेट पर पहुंचता है। अब वो गेट से जैसे ही बाहर सड़क पर पैर रखता है, अचानक ट्रैक्टर से ये शूटर जंप मार के नीचे उतरते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। निशाने पर राजू ठेहट था। करीब 50 राउंड फायरिंग करते हैं। 20 से 25 गोलियां बेहद करीब से राजू ठेहट को लगती हैं। इतना ही नहीं, जब गोली मार देते हैं और वो सड़क पर गिर चुका होता है तो एक जाकर टटोलता है कि मर गया है, जिंदा है। यही सेम चीज़ सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद भी एक शूटर ने किया था, टटोला था, देखा था। इसके बाद ये लोग, अब भीड़ जमा हो रही है, उधर उसके कुछ लोग भी आ रहे हैं, राजू ठेहट के जो गार्ड है। इससे पहले कि कोई समझ पाता, ये लोग फिर फायरिंग करते हुए भाग रहे हैं। इत्तेफाक से भागते हुए शूटरों की नज़र एक और शख्स पर पड़ी जिसका नाम ताराचंद था। वो उसी जगह पर किनारे में था और जब गोली चलने की आवाज़ आने लगी तो उसने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगा। जैसे उसने वीडियो बनाना शुरू किया, अचानक एक शूटर की नज़र उस पर पड़ी। उस शूटर ने देखा कि वो मोबाइल पे वीडियो बना रहा है। उसने अपनी पिस्टल का मुंह उसी की तरफ कर दिया और गोली चला दी। ताराचंद की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा एक शख्स को और पैर में गोली लगी। फिर सारे शूटर वहाँ से अलग अलग गाड़ियों में बैठकर, बदल कर निकल भागे हरियाणा बॉर्डर की तरफ। अब इधर कोहराम मच गया क्योंकि राजू ठेहट सीकर में उसी के घर के करीब इस तरीके से गोली मारी गई। ठीक आनंदपाल की तरह अब लोगों का गुस्सा पुलिस पर, और गुस्से की एक वजह ये थी कि 2022 की शुरुआत में ही राजू ठेहट ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी कि उसे कोर्ट में आते जाते कभी भी मारा जा सकता है, तो सुरक्षा मिली नहीं थी। तो अब उसका एक दबदबा भी था, असर भी था इलाके में। लोगों ने अस्पताल से लाश लेने से इनकार कर दिया, अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। फिर बड़े बड़े आला पुलिस अफसर पहुंचे। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्वीट करना पड़ा और कहना पड़ा कि जिन लोगों ने राजू ठेहट का कत्ल किया था वो 5 के 5 गिरफ्तार हुए। और ये फिर बाकी आश्वासन मिलने के बाद आखिरकार परिवार राज़ी हुआ। राजू ठेहट के फिर उन्होंने लाश को ली और फिर अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें एक बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी, ठीक आनंदपाल की तरह। तो बाकी सब गिरफ्तार हो गए। ये कहानी थोड़ी अजीब है, इसमें सस्पेंस भी बहुत है, मोडस ऑपरेंडाई भी थोड़ा डिफरेंट है, और कहानी दिल्ली की है। और अपने वक्त में ये करीब, इस कहानी को 8 साल हो गए, उस वक्त बड़ी हेडलाइंस बनी थी ये स्टोरी। होता क्या है कि दिल्ली में एक दिन न्यूज़पेपर में एक ऐड छपता है और उस विज्ञापन में ये था कि तब एक अच्छे परिवार का एक सीधा साधा लड़का चाहिए और इकलौती बेटी की शादी करनी है, लेकिन शर्त ये थी कि जो भी लड़का होगा वो घर जमाई बनेगा, मतलब घर में ही रहेगा, लड़की के साथ रहेगा। तो एक ऐड छपा और ऐड देने वाले ने अपना भी बताया था, वो अच्छे खासे अमीर शख्स। तो एक लड़की की शादी के लिए ऐड, और उसमें लड़का वो चाहिए जो कि घर जमाई बनने को तैयार हो। दिल्ली, साउथ दिल्ली में बाकायदा एक कोठी।
तो बहुत सारे लोगों ने ऐड देखा। उसमें से एक शख्स और भी था जिसने ऐड देखा, उसका नाम था महेंद्र। तो महेंद्र ने जब ऐड देखा तो उसे लगा कि काफ़ी सही है, अगर एक अमीर घराने की लड़की से शादी हो जाए, रहने के लिए घर मिल जाए, घर जमाई बन जाऊँ, तो फिर तो ज़िंदगी में और कुछ चाहिए ही नहीं। तो महेंद्र इसके बाद उसने फ़ैसला किया कि वो इस पते पे बात करेगा और मिलेगा। तो जो नंबर दिया गया था उस पर कॉल हुआ। कॉल होने के बाद टाइम फिक्स हुआ। तो महेंद्र विजेता नाम की एक महिला के साथ उस घर में पहुंचता है, साउथ दिल्ली की वसंत कुंज इलाके की एक कोठी में। पूरा पॉश एरिया है। वहाँ जाने के बाद जो महेंद्र था वो मिलता है। जिन्होंने ऐड दिया था उनका नाम था हरीश नागपाल। वो बैंक ऑफ बड़ौदा में कैशियर थे। कैशियर होने के अलावा वो एक बिजनेसमैन भी एक तरह से, क्योंकि उनकी कई दुकानें साउथ दिल्ली में, और साउथ दिल्ली में दुकानों की कीमत बहुत होती है, तो कई करोड़ की दुकानें थी उनकी। तो विजेता जो है वो महेंद्र की तरफ से नागपाल से बात करती है उनकी बेटी के रिश्ते के लिए, और वो विजेता कहती है कि ये महेंद्र, मैं अपने भाई के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। जो भी उसको बताना था महेंद्र के बारे में बताया, और फिर शर्त उन्होंने जब रिपीट किया कि घर जमाई बनना है, यहीं रहना है, तो विजेता भी तैयार हो गई और महेंद्र भी कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा लड़का ठीक है, लड़की, जो भी उन्होंने जानकारी दी दिल्ली के बारे में, जहाँ पे उनका पता बता था, उन्होंने चेक किया, सब ठीक निकला। उसके बाद आनंद फानंद में शादी भी हो गई। तो अब हरीश नागपाल का दामाद बन गया महेंद्र, उनके घर में रहने लगा और सब कुछ ठीक चल रहा था। बस बीच बीच में कभी कभी वो गायब हो जाता था। तो इसको लेके जो महेंद्र की वाइफ यानी हरीश नागपाल की जो बेटी, वो शिकायत भी करती थी। तो वो बताता था कि मुझे कई काम है, काम के सिलसिले में जाना पड़ता है। लेकिन फिर कुल मिला के गृहस्थी ठीक चल रही थी। कुछ महीने बीत गए। कुछ महीने बीतने के बाद अचानक 23 जुलाई 2011, 23 जुलाई 2011 को हरीश नागपाल अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारा शाम को जाते हैं। उससे पहले उन्होंने बाकायदा शादी के बाद देखा दामाद भी अच्छा है, बेटी को खुश रख रहा है, बस थोड़ा कभी कभी गायब होता है। तो उन्होंने वहीं साउथ दिल्ली में उसको एक फ्लैट भी ख़रीद कर दे दिया था, और उसके नाम पे, मतलब अपनी बेटी के नाम पे। तो 23 जुलाई को, उससे पहले उन्होंने क्या किया कि जब ये फ्लैट ख़रीदा था तो अपनी कुछ दुकानों में से एक दुकान भी बेची, और उस दुकान को करीब 1 करोड़ रुपए में बेचा। उस 1 करोड़ में से 20 लाख कहीं एडवांस दिया, 80 लाख इनके पास कैश था, और घर में जेवर भी काफ़ी थे। 23 जुलाई 2011 को हरीश नागपाल अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारा जाते हैं। गुरुद्वारा से जब वो माथा टेकने के बाद घर लौटते हैं, दरवाजे का ताला खोलते हैं, क्योंकि उस दिन वही दोनों थे, और जब अंदर जाते हैं तो अचानक जो बेड बॉक्स है उसकी हालत देख के वो एकदम सहम उठते हैं, क्योंकि उसी बेड बॉक्स के अंदर उन्होंने 80 लाख रुपए कैश और करीब 40 लाख रुपए की ज्वेलरी रखी हुई थी। बदहवास वो बेड बॉक्स पे सारे सामान को उलट पुलट करके देखते हैं, बट वो जिस थैली में उन्होंने रखी थी वो थैली गायब थी। मतलब 80 लाख रुपए और 40 लाख के करीब ज्वेलरी, मतलब टोटल मिला के 1 करोड़ 20 लाख रुपए घर से गायब। जाहिर सी बात है हरीश नागपाल बदहवास हो जाते हैं। उसके बाद वो 100 नंबर पे कॉल करते हैं। लोकल पुलिस पहुंचती है, वहाँ पे पूछताछ करती है। जब पुलिस को पता चलता है कि करीब 1 करोड़ 20 लाख की चोरी है, तो पुलिस के भी थोड़े मतलब केस को सीरियसली लेती है। उसके बाद सारी चीज़ें पूछताछ होती है, घर की एंट्री और सब कुछ। तो जो चीज़ चौंकाने वाली थी वो ये थी कि घर में कोई ज़बरदस्ती घुसा नहीं, पड़ोसियों ने किसी अनजान या अजनबी को देखा नहीं। तो फिर ये कैसे गायब हुआ? तो पहली नज़र में जांच के बाद पुलिस को ये लगा कि इस चोरी के पीछे घर का कोई अपना शख्स है, उसी का हाथ है। तो पुलिस ने अपने के बारे में पता करना शुरू किया, तो पता चला हरीश नागपाल हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है और एक दामाद है। तो भाई दामाद कहाँ है? तो पता चला दामाद आज दोपहर से ही उनकी गाड़ी लेकर कहीं गया हुआ था। तो उसको कॉल किया गया। महेंद्र के पास उस वक्त 5 मोबाइल थे अलग अलग नंबरों के, और हैरत अंगेज़ तौर पे वो 5 मोबाइल स्विच ऑफ थे जब पुलिस और उसके ससुर ने कॉल किया। तो अब गायब, फोर्सफुल एंट्री नहीं है घर में, तो शक सीधे सीधे दामाद पे जा रहा है। लेकिन पुलिस को ये भी डर है कि इतनी सारे पैसे की चोरी हुई और दामाद गायब है, और पहली बार पता चला कि इस तरीके से गायब है, 5 मोबाइल बंद है। तो ये लगा कि कहीं दामाद के साथ भी कुछ ना हो गया हो।
तो डायरेक्ट दामाद को भी वो एक्यूज़ के तौर पे नहीं देख सकती थी पुलिस, जब तक कोई प्रूफ ना हो। तो सारी पूछताछ होती रही, पर कोई सुराग नहीं मिला। और इस दौरान में जितने भी तरीके से पुलिस छानबीन कर सकती थी वो सारी चीज़ें कर ली, लेकिन न चोर का कुछ पता चला और ना इधर दामाद के बारे में कुछ पता चल रहा था। अब पुलिस को दो चीज़ें एक और लगी। इस पूरी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के दौरान खुद हरीश नागपाल का जो बर्ताव था वो पुलिस के लिए भी शक पैदा कर रहा था, क्योंकि पुलिस का ये मानना था कि जिसके घर से 1,20,00,000 रुपये की चोरी हो गई है वो आदमी पुलिस को पूरी तरह से मतलब इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं कर रहा है। पुलिस कई चीज़ें पूछती थी, वो कई चीज़ें टाल देते, कई गलत जानकारी दे रहे थे। तो पुलिस को ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरीश नागपाल ने ही खुद प्लान किया हो, लेकिन इसके पीछे फिर मकसद क्या, क्योंकि पैसे उसी के हैं, कोई लोन नहीं है, बाकी कोई कर्जा नहीं है, तो हरीश नागपाल ऐसा क्यों करेगा। लेकिन वो पुलिस को सपोर्ट भी नहीं कर रहे, हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस को वो भी एक उलझन। उधर दामाद महेंद्र गायब, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई थी हर तरफ से। लेकिन जब हरीश नागपाल को भी टटोल लिया, खंगाल लिया पुलिस ने, उनके बारे में सारी इंक्वायरी कर ली, तो फिर लगा कि नहीं, यह आदमी चोर नहीं हो सकता खुद अपने ही पैसे का। तो फिर अब ये हुआ कि क्या इकलौता अब जो बचता है वो महेंद्र, लेकिन महेंद्र गायब है। अब ये भी डाउट है कि महेंद्र को कुछ ना हो गया हो, क्या पता चोरी करने जब आया हो महेंद्र शायद उस वक्त घर पे हो, उसको ज़बरदस्ती ले गए, मार दिया, क्या किया। तो तमाम चीज़ें थी। आखिर में पुलिस ने फिर कहा कि चलो महेंद्र को ही ज़ीरो इन करते हैं और वहीं से अपनी तफ्तीश को शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों को क्लू मिल नहीं रहा था। तो उस तफ्तीश के दौरान पहली चीज़ जो पुलिस को पता चली वो इन दोनों की शादी की पता चली कि बहुत जल्दी में शादी हुई, महेंद्र और हरीश नागपाल की बेटी की। फिर उस इश्तिहार के बारे में पता चला जिसके ज़रिए शादी हुई थी। तो इतनी जल्दी शादी करने के लिए अचानक इश्तिहार आता है, एक लड़का आता है और शादी हो जाती है, तो पुलिस को थोड़ा डाउटफुल लगा। अब उसने कहा कि महेंद्र को और ज़्यादा उसके बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं। तो महेंद्र के बारे में अब ज़्यादा और जब जानकारी इकट्ठे करनी शुरू की गई, जहाँ जहाँ महेंद्र के बारे में जितनी जानकारी उसने दी थी अपने ससुर हरीश नागपाल और पत्नी को। अच्छा, हरीश नागपाल की बेटी जो थी वो मानसिक रूप से थोड़ी कमज़ोर थी, इसीलिए उनको एक घर जमाई चाहिए था ताकि वो साथ रहे, सामने रहे, तो एक बाप के तौर पे वो भी ख्याल रख सकें। तो जब पुलिस ने महेंद्र की और छानबीन करनी शुरू की तो एक चौंकाने वाली चीज़ पता चली। पता ये चला कि महेंद्र ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी एक बीवी है और 2 साल का एक बेटा भी है। अब जब पुलिस को ये बात पता चली तो फिर हरीश नागपाल के घर वालों को बताया गया कि आपको मालूम है कि ऑलरेडी वो शादीशुदा है। हरीश नागपाल, उनकी वाइफ और उनकी मतलब जो बेटी है, उनके लिए ये खबर एकदम बम जैसा था। उन्हें मालूम ही नहीं था कि जिस लड़के से उन्होंने शादी की वो ऑलरेडी शादीशुदा है, बल्कि उसका 2 साल का बेटा भी है। तो वो मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने कहा ठीक है, हम और सबूत जुटाते हैं। इसी बीच में इस पूरी तफ्तीश के दौरान दिल्ली में कुछ महेंद्र के जो नज़दीकी लोग थे उन तक पुलिस पहुंची और एक तस्वीर पुलिस के हाथ लगी। उस तस्वीर में महेंद्र और उसकी वाइफ दूल्हा दुल्हन के जोड़े में। वो तस्वीर पुलिस लेकर पहुंचती है हरीश नागपाल के घर और बताती है कि ये रहा सबूत, इसकी पहले शादी हो चुकी है। तो जब वो सबूत घर वाले देखते हैं तो शादी की खबर से ज़्यादा चौंक उठते हैं, इसलिए कि उस तस्वीर में जो लड़की महेंद्र की दुल्हन के तौर पे दिखाई दे रही थी वो दरअसल विजेता नाम की वही लड़की थी जो महेंद्र का रिश्ता लेकर हरीश नागपाल के घर आई थी और उसने महेंद्र को अपना भाई बताया था और कहा था कि मैं अपने भाई के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। तो दरअसल वो विजेता महेंद्र की भाई बहन नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। तो एक पत्नी अपने पति का रिश्ता लेकर और अपने पति को भाई बताकर एक घर पहुँचती है और पूरी शादी कराती है। उसके सामने फेरे होते हैं, उसके सामने सारे रस्म पूरी होती हैं और एक पत्नी ही करा रही है, एक बहन बनकर। अब जब ये चीज़ सामने आती है तो जाहिर सी बात है हर एक के पैर तले से ज़मीन खिसक जाती है। फिर उन्हें लगता है कि वो ठगे गए और उसके पीछे कुछ गड़बड़ है। तो जब उस लड़की को भी पहचान लिया जाता है वहाँ पे, तो पुलिस को भी लगता है कि इसके पीछे साजिश गहरी है और अपनी ही बीवी को बहन बनाकर वो सामने मिलवाया, शादी करवाया। इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? अब जाहिर सी बात है इस सवाल का जवाब जब तक महेंद्र ना मिले, उसकी वाइफ ना मिले, नहीं मिल सकता था। लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी दोनों पति पत्नी की ऐसी ड्यूबियस थी कि कहीं एक जगह वो टिकते नहीं थे।
तो उसका कोई पता कोई ठिकाना मिल नहीं रहा था। फिर भी उसके कुछ करीबी लोग मिले बहुत मुश्किल से, इसलिए वक्त बीत रहा था। तो पता चला कि एक्चुअली महेंद्र जो है वो बरेली के रहने वाला है, यूपी के। तो जैसे ही पता चला, पुलिस की एक टीम, दिल्ली पुलिस की टीम बरेली पहुंची। बरेली में लेकिन जहाँ पे उसने बताया था, पता चला कि वहाँ पे उसको आए हुए ज़माना हो गया। बरेली उसने छोड़ रखा और उसके कोई रिश्तेदार, कोई करीबी वहाँ है ही नहीं जिसके घर वो टिकता। तो पुलिस को मायूसी हाथ लगी। लेकिन फिर तभी पुलिस के दिमाग में एक आइडिया आया, और वो ये कि चूँकि अगर वही चोर और उसने 1,20,00,000 रुपए चुराए हैं, 80 लाख कैश और बाकी के जेवर के, और बरेली उसका नेटिव प्लेस है, उसका घर है, तो हो सकता है, और उसका कोई घर नहीं है बरेली में अपना, क्योंकि वो जब भी पता चला वहाँ पे किसी और रिश्तेदार के या किसी यहाँ दूर के जानने वाले के यहाँ रुकता था, और उन लोगों के हिसाब से सालों से फिर वो आया नहीं। तो पुलिस ने एक अंधेरे में तीर चलाया कि हो सकता है इतने पैसे आने के बाद वो कम से कम अपने पूर्वजों की जगह पे एक मकान खरीदने की कोशिश करेगा या वहाँ मकान खरीदेगा। तब पुलिस ने बरेली के जितने भी प्रॉपर्टी डीलर थे उन सबको खंगालने का फैसला किया। उसके बाद अब वो महेंद्र की तस्वीर भी थी। एक एक जगह पर जाकर पूछना शुरू किया कि पिछले कुछ वक्त के अंदर कोई शख्स जो बरेली में मकान खरीदने के लिए आया हो। काफ़ी धक्के खाने के बाद एक प्रॉपर्टी डीलर मिलता है जो बताता है कि हाँ, ये शख्स कुछ दिन पहले आया था, 40 लाख रुपए के मकान की एक डील भी हुई थी। फिर उसने कहा था कि वो पूरी तैयारी के साथ आएगा, लेकिन उसके बाद नहीं आया। तो पुलिस ने फिर पूछा कि कोई नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर पता, तो उसने वहाँ भी कोई सुराग नहीं छोड़ा था। उसने बोला हम खुद ही आएंगे। तब जानकारी तो मिली कि हाँ, ये इंसिडेंट के बाद ये बरेली आया था, लेकिन उसके बाद कहाँ है कुछ मालूम नहीं। अब पुलिस फिर से एकदम खाली हाथ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी पुलिस ने। उसने कहा जब वो बरेली आया है तो फिर जाहिर सी बात है कि हो सकता है वो यहाँ अब भी कहीं छुपा हो। दूसरा, 2 साल का बच्चा था, ये पुलिस के पास जानकारी थी कि बेटा है। तो अब प्रॉपर्टी डील के बाद पुलिस ने ये तय किया कि ये पता करते हैं कि किसी ने, मतलब जो बच्चे का बेबी फूड होता है या फिर उनकी दवा, दूसरी ज़रूरतें, तो किसी मेडिकल स्टोर और वहाँ ज़रूर जाएगा ऐसी चीज़ों को कुछ लेने के लिए। तो पुलिस ने मेडिकल स्टोर को खंगालना शुरू किया। देखिए, छोटी छोटी सी चीज़ें और जो सोच होती है इन्वेस्टिगेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस दौरान में पुलिस ने कुछ होटल और गेस्ट हाउस को भी खंगाला, पर वहाँ कामयाबी नहीं मिली। तो अब प्रॉपर्टी डीलर को भी खंगाला, वहाँ पे कामयाबी मिली लेकिन नहीं मिली। अब उसने मेडिकल स्टोर और उनको खंगालना शुरू किया कि शायद यहाँ वो अपने बच्चे के लिए दवा या कुछ, क्योंकि उस उम्र में अचानक ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो तस्वीर साथ में थी। तो ऐसे कई मेडिकल स्टोर को खंगालते खंगालते नसीब देखिए कहाँ काम करता है। पुलिस की एक टीम एक मेडिकल स्टोर पे पहुंची थी, उस तस्वीर को लेकर पूछने वाली थी दुकानदार से कि उससे पहले उसने देखा कि एक आदमी जो है वो वहाँ पे खड़ा हुआ और वो कुछ लेने के लिए आया। अब चूंकि इतने टाइम से पुलिस के हाथ में वो तस्वीर है और केस को सॉल्व करना है, तो जब पुलिस को केस सॉल्व करना होता है और ऐसे लोगों को पकड़ना होता है तो उसके दिमाग में 24 घंटे वही तस्वीरें घूमती रहती हैं, वो भुला ही नहीं पाती। तो उसने देखा बराबर में जो खड़ा हुआ शख्स मेडिकल स्टोर पे है वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसके लिए पुलिस दर दर भटक रही है। वो महेंद्र था। यकीन हो गया पुलिस को कि यह महेंद्र है। उसके बाद उसे दबोचा जाता है। दबोचने के बाद फिर उसको दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली लाने के बाद फिर उसकी बीवी जो विजेता है उसका भी सुराग मिल जाता है, बेटा भी मिल जाता है। फिर इन सब को लाने के बाद दिल्ली में अब पूछताछ होती है। तो उसकी निशानदेही पे उस 80 लाख में से 79 लाख बरामद हो जाता है। 1 लाख रुपए के करीब खर्च हो चुका था इतने दिनों में। जेवर सारे के सारे बरामद हो जाते हैं। पुलिस उसके ससुर को जाहिर सी बात है वो सारी सामान सौंप देती है, कागजी कार्रवाई के बाद कानूनी। लेकिन अब ये पूछा जाता है कि ये सब कहानी थी क्या। तो अब जो कहानी वो सुनाता है वो ये उसकी अब ये कहानी इस पूरी कहानी से बिल्कुल अलग थी। उसने कहा कि हाँ, उसने इश्तिहार देखा और वो बचपन से ही एक तरह से ठगने का और ठगी में महारत हासिल रखता था। नटवर लाल का भक्त था, थोड़ा टैलेंटेड भी था, मिमिक्री करता था और आवाज़ बहुत अच्छी अच्छी निकालता था लड़कियों की। तो जब उसने ये ऐड देखा, इश्तिहार देखा, तो उसने अपनी बीवी और उन दोनों ने, विजेता उसकी पत्नी थी, 2 साल के उसके बेटे की माँ, उन दोनों ने कहा कि ये अमीर लोग हैं, अगर हम लोग यहाँ से शादी करते हैं तो पैसे भी मिलेंगे और फिर हम लोग उनके पास पैसे होंगे तो उस पैसे पे हाथ भी मारेंगे। इस सोच के साथ उन्होंने ये शादी की और एक पत्नी को ही वो अपनी बहन बना कर ले गया।
वहाँ रिश्ते की बात की, शादी भी कर ली, सब कुछ किया। और इसी बीच में उसे पता चला था कि उसके ससुर ने एक दुकान बेची और इतने इतने पैसे हैं। तो ये उस वक्त सीन में नहीं था, वो आगे चल के था, लेकिन अचानक पैसे घर में आ गए। तो उसी वक्त प्लान किया कि इस पैसे को चुराना है और फिर भागना है, और उन्होंने सेम वैसे ही किया। लेकिन फिर पास्ट क्या था, फिर उसने बताया कि पूरी चीज़ें आप सभी को पता होगा, अभी भी शायद चलता है, पहले तो बहुत ज़्यादा एक दौर आया था, खूब चल रहा था 2010, 11, 12, 13, फ्रेंडशिप क्लब, हेलो मुझसे दोस्ती करोगे, ये सब बहुत सारे ऐड आते थे अखबारों में। और आप पैसे दीजिए, फ़ोन पे बात कीजिए, लड़कियां आपसे बात करती थी ऊट पटांग सारी। तो उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज भी की थी, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड थे जो ये धंधा चला रहे थे, और दिल्ली पुलिस बाकायदा रेड मारती थी। तो ये महेंद्र की असली पहचान ये थी कि दिल्ली में ये फ्रेंडशिप क्लब का एक सरगना था, हेड था। इसने बाकायदा लड़कियों को अपने यहाँ हायर कर रखा था, और उनका काम ये था, जो ये इसके पास 5 मोबाइल थे, ये उसी दौर से चला आ रहा था, नंबर बदलता रहता था। तो ये लड़कियों को हायर करता था, अपने एम्प्लॉय रखता था, और उनका काम था कि वो क्लाइंट से बात करें। और जाहिर सी बात है, वो मुझसे दोस्ती करोगे फ्रेंडशिप क्लब में मन बहलाने दिल बहलाने टाइप की बातें होती। तो ये उसका धंधा था। कई बार ऐसा होता था जब इसकी स्टाफ कम हो जाती थी, क्लाइंट ज़्यादा है, लाइन पे फ़ोन ज़्यादा आ रहा है, तो ये खुद लड़की बनकर बात करता था, और कोई पकड़ नहीं पाता था, क्योंकि इसकी मिमिक्री बहुत अच्छी करता था ये लड़की की। इवन कई बार ऐसा हो कि जब बात करने के बाद मुलाकात की बात आती है कि अच्छा वहाँ मिलो, तो ये रात को मिलने भी गया अपने क्लाइंट से बाकायदा लड़की बनकर। और इसकी जो पूरी पर्सनालिटी थी उसमें लड़कियों की झलक भी थी थोड़ी सी। तो बाकायदा वो पूरा मेकअप करना, लड़कियों के कपड़े पहनना, बाल बड़े, ये सब कुछ करके जाके वहाँ पे भी उनको चीट करके निकला है। तो ऐसे कुल मिलाकर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो करीब 100 लोगों को दिल्ली में इसने ठगा, और उनमें से 60 जो हैं वो बुजुर्ग थे क्लाइंट। तो ये उसका मेन धंधा था, और जिस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। और इसी धंधे के दौरान में एक गलती से इश्तिहार पे नज़र पड़ती है, और फिर ये सारी 1 करोड़ की इस चोरी का प्लान बनता है, और चोरी करता है, और उसके बाद फिर पुलिस उसको पकड़ती है। तो ये थी पूरी कहानी दिल्ली की, ये वसंत कुंज इलाके की कहानी है। उसके बाद वो जेल में था, फिर बीच में खबर आई थी कि शायद उसको बेल भी मिल गया। और फ्रेंडशिप क्लब वाला धंधा अब थोड़ा सा धीरे धीरे वो कम होता जा रहा दिल्ली में भी, क्योंकि अब इश्तिहार भी कम देखने को मिल रहे हैं। खैर, अब मैं आगे का सवाल लूँ उससे पहले कुछ नोट करके लाया हूँ, इसलिए मैं बता दूँ। कुछ लोगों के थे। एक काजल सिंह हैं लखनऊ से, इन्होंने लिखा है कि सुब्रतो राय की कहानी सुनना चाहती हैं सहारा के। बिल्कुल, मैं भी चाहूँगा कि आपको सुनाऊँ, जल्दी सुनाता हूँ। महेंद्र सिंह गुज्जर है, ये जग्गन गुज्जर जो चंबल के बागी, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं, तो महेंद्र साहब जल्दी सुनाता हूँ। अजय दास का एक क्वेश्चन है कि क्या जो आदमखोर होते हैं, जो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया ये आपके निठारी केस, तो ऐसे जो इंसानों को खा लेते हैं, उनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो उनको क्या जेल में अलग रखा जाता है या बाकी के कैदियों के साथ रखा जाता है? तो अगर मैं निठारी के एक्यूज़ की बात करूं तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसे लोगों को जिनके बारे में पता है कि अरे ये तो आदमखोर टाइप का है, तो उसको अलग ही रखा जाए। लेकिन खुद पुलिस या बाकी कैदी जैसे ही पता चलता है कि इस आदमी ने आदमी को खाया है, तो आप सोचिए उस वक्त सोच क्या होगी, तो वैसे ही लरजने लगेगा। तो कोशिश यही होती है कि इन लोगों को बाकी के लोगों से अलग रखा जाए ताकि उनके ऊपर भी खतरा ना हो। और कई बार हम में से अक्सर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, हम में से क्या बल्कि मैं खुद जब तक क्राइम रिपोर्टिंग में नहीं आया था तो सोचता था कि कातिल कैसा दिखता है, एक आतंकवादी कैसा होता है, एक चोर, एक डाकू, एक रेपिस्ट, ये लोग कैसे होते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। लेकिन फिर बाद में एहसास हुआ जब इस पेशे में आया धीरे धीरे कि हमारे और आपके बीच से ही ये सब कोई निकलते हैं, हमारे आप जैसे ही होते हैं, बस इनका दिमाग शैतानों का घर होता है। आज की जो कहानी है, इस कहानी के साथ साथ बीच में मैं आपको जिस कातिल की ये कहानी है वो खुद बोलेगी और आप सुनिएगा। और एक कातिल को बोलते हुए बहुत बार सुना है मैंने लाइफ में, लेकिन आज जब ये बोलेगी और आप सुनेंगे तो शायद आपको भी अटपटा लगेगा। मतलब बातचीत ऐसी हो रही है कि जैसे किसी कत्ल की बात नहीं हो रही है, एक नॉर्मल बात हो रही है। अच्छा ये हो गया, मैंने कर दिया, मैंने सोच लिया था।
तो इस कहानी के बीच में जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी मैं आपको उस कातिल की बातचीत भी सुनाऊंगी। और इस कातिल से बात की एक हमारी मित्र हैं दीपिका नारायण भारद्वाज जी, और काफ़ी एक्टिव हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, और ख़ासतौर पर जितने फेक केसेस होते हैं उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ती हैं अक्सर। तो दीपिका नारायण भारद्वाज जी ने ही इंटरव्यू किया था इस मर्डर केस के बाद इस आरोपी कातिल का, जिसका नाम है प्रिया सेठ। तो दीपिका नारायण भारद्वाज की पूरी बातचीत आप सुनेंगे इस कहानी के बीच में, पर उससे पहले कहानी जान लीजिए, क्योंकि फिर आपको बातचीत समझने में आसानी होगी। 2018 की बात है, और ये कहानी की बुनियाद जो है दरअसल वो दो झूठ पर टिकी है। एक लड़का या एक शख्स एक लड़की से एक झूठ बोलता है, उधर लड़की भी झूठ बोलती है, और फिर दोनों मिलते हैं, और इस झूठी कहानी का अंत एक मौत पर होती है। 2018 फरवरी की बात है। जयपुर में रहने वाला एक नौजवान, एक शख्स जिसका नाम है दुष्यंत शर्मा, टिंडर ऐप पर उसकी मुलाकात होती है प्रिया सेठ नाम की एक लड़की से, जिसकी उम्र करीब 27 साल है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है, फिर दोनों कहीं 3, 4, 5 बार बाकी बाहर में रेस्टोरेंट में मिलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। फरवरी में ये दोस्ती हुई थी। इसके बाद मई का महीना आ जाता है, और 2 मई शाम के करीब 7 बजे थे। दुष्यंत जयपुर में ही रहा करता था। करीब 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। एक बेटा था जो 1.5 साल का हुआ। दुष्यंत अपनी पत्नी, अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। घर में एक पिता भी थे, और दुष्यंत एक माइनिंग कंपनी में काम किया करता था। तो 2 मई की बात है, शाम को 7 बजे वो घर से निकला, लेकिन करीब 9, सवा 9 बज गया, वो लौटा नहीं। उसके पिता को फिक्र हुई, उन्होंने कॉल किया, तो उसने बताया कि वो किसी काम के सिलसिले में है, और उस जिस कंपनी में वो काम करता है उसका ट्रक किसी ने पकड़ लिया है, तो उसी को छुड़वाने के जा रहा हूँ। वो अपने फादर के मारुति ऑल्टो से घर पर निकला था, लेकिन अब रात होती जा रही है और दुष्यंत लौट नहीं रहा है। इसके बाद फिर उसके फादर ने फ़ोन किया, पर इस बार जवाब भी नहीं दे रहा है। थोड़ी देर के बाद, करीब 2-3 घंटे हो चुके थे, दुष्यंत की जो वाइफ है बिट्टू शर्मा, उसने अब फ़ोन किया अपने पति को। जब उसने फ़ोन किया तो उधर से दुष्यंत ने कहा कि मुझे 8-10 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, मेरे अकाउंट में ये पैसे डाल दो, और क्योंकि ट्रक छुड़वाना और बाकी चीज़ें। अब उसे बड़ा अजीब लगा, घर में 8-10 लाख रुपए भी नहीं है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद एक और बातचीत हुई, और उसके बाद पहली बार तब उसने कहा, दुष्यंत ने, कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दो, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। अच्छा, इस दौरान अभी रात को जब ये धमकी वाली बात नहीं आई, घर वाले उसको अब इधर उधर भी ढूंढ रहे हैं, फ़ोन अब बंद भी आ रहा है, और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है कि दुष्यंत है कहाँ। नेक्स्ट डे अब आ जाता है, 2 मई की जगह 3 मई की सुबह करीब 9:45 बजे, और 3 मई की सुबह 9:45 बजे ही पहली बार गायब होने के बाद दुष्यंत की आवाज़ आती है। दुष्यंत अपने पिता से कहता है कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लें, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दीजिए। इसके बाद फ़ोन कोई और उससे ले लेता है। अब सामने एक लड़की की आवाज़ आती है, और लड़की कहती है कि 20 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 20 मिनट में 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में इस ट्रांसफ़र कर दो, और वरना मैं इसको मार डालूंगी। अब ये सुनकर घबरा जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपए हैं, और मैं इतने ही दे सकता हूँ। लड़की फिर से रिपीट करती है कि सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास। इसके बाद फ़ोन रख देती है। दोपहर के 12 बजे, करीब करीब 2.25 घंटे अब बीत गए, 20 मिनट का टाइम दिया था। 12 बजते बजते दुष्यंत के पिता ने 3 लाख रुपए बैंक से निकाले और ट्रांसफ़र कर दिया। जो स्लिप था जो उनके पास ट्रांजैक्शन का, वो भी उन्होंने व्हाट्सएप कर दिया अपने बेटे के मोबाइल पर, ताकि जो भी जिसके कब्जे में है वो देख ले। अब ये सब कुछ कर दिया 3 मई की दोपहर 12 बजे, लेकिन इसके बाद अब मोबाइल बंद है दुष्यंत का, कोई बातचीत नहीं हो रही है, परेशान घर वाले। तभी शाम होते होते लोकल पुलिस से कॉल आता है दुष्यंत के घर पर। पुलिस कहती है कि आपको एक हॉस्पिटल में आना है, कुछ ज़रूरी काम है। अब यहाँ पे घर वाले घबराए हुए वैसे ही हैं, पता चल नहीं रहा है।
घर वाले अब निकलते हैं और झोटवारा पुलिस स्टेशन से ये कॉल आया था। इसके बाद एसएमएस हॉस्पिटल बुलाया गया था। बदहवास बाप बीवी सब हॉस्पिटल भागते हैं। वहाँ जाते हैं, पुलिस मॉर्चरी से एक लाश निकाल कर दिखाती है। लाश का चेहरा बिगड़ा हुआ था, चेहरा पहचाने जाने लायक नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसको देखते ही दुष्यंत के पिता और वाइफ फपक फपक कर रोने लगे। हाथों में, उंगलियों में उसकी कुछ अंगूठियाँ जो अलग अलग भक्ति भाव से पहना करता था, उसकी कुछ और चीज़ें, जिससे ये पता चल गया कि ये दुष्यंत की लाश है। अब घर वालों पे एक गम का पहाड़ टूट पड़ा, ख़ासतौर पर दुष्यंत के फादर के लिए, इसलिए कि उनके 3 बेटे थे। एक की मौत बचपन में हो गई, दूसरे की मौत कुछ साल पहले रोड एक्सीडेंट में हो गई। अब आखिरी बेटा बचा था दुष्यंत, और उसकी भी इस तरीके से लाश मिली। अब जब लाश पहचान ली गई तो पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब तफ्तीश शुरू हुई। चूंकि दुष्यंत के मोबाइल से लगातार फ़ोन आ रहे थे तो पुलिस के पास एक क्लू था कि उस फ़ोन का, मोबाइल का लोकेशन क्या होगा। उस लोकेशन को ढूंढते ढूंढते पुलिस इधर उधर भटक रही है। आखिरकार नेक्स्ट डे 4 मई को पुलिस को वो लोकेशन जयपुर के रेलवे स्टेशन के करीब का दिखाई देता है। दुष्यंत अपनी मारुति ऑल्टो कार में गया था जो उसके पिता के थे। वो कार रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी थी। उसमें 3 लोग बैठे थे, लेकिन नंबर प्लेट बदला हुआ था, बट लोकेशन मोबाइल का वहीं दिखाई दे रहा था। पुलिस ने उस कार में बैठे हुए लोगों को बाहर निकाला, पूछताछ की, और डाउट हो गया कि ये लोग कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ किया है। पुलिस तीनों को थाने लाती है। इसके बाद पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है उसके बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस जयपुर के एक घर में जाती है। उस घर में हर तरफ खून ही खून, बिस्तर पे खून, सैंडल पे खून, दीवार पे खून। तो समझ में आ जाता है कि ये मामला क्या है। अब पुलिस आने के बाद उन तीनों से पूरी कहानी सुनती है। इन 3 में जो मेन कल्प्रिट, जो मेन पूरी साजिश की जिम्मेदार थी, वो 27 साल की एक लड़की जिसका नाम प्रिया सेठ। जब पूरी कहानी सुनाई गई तो पूरी कहानी कुछ यूं थी कि प्रिया सेठ पहले भी कई बार फ्रॉड और बाकी चीज़ों में पकड़ी गई थी। प्रिया सेठ को बहुत कम वक्त में बहुत पैसे कमाने थे। उसका एक दोस्त, बल्कि वो टिंडर ऐप पर गई और फरवरी के ही महीने में टिंडर ऐप से उसकी दोस्ती होती है एक दीक्षांत नाम के नौजवान से, जो मुंबई में है, मॉडलिंग की दुनिया में है, अपना किस्मत आजमा रहा, ठीक ठाक पैसे हैं। तो टिंडर ऐप से प्रिया और दीक्षांत की दोस्ती होती, फिर धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं और इसके बाद दोनों एक अपार्टमेंट में रेंट पे घर लेते हैं और एक साथ अब रहने लगते हैं, प्रिया और दीक्षांत। लेकिन इस दौरान में जो दीक्षांत थे उसके पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और अब उसके ऊपर करीब 20-21 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। अब क्या करें? तो दीक्षांत प्रिया से कहता है कर्ज हो चुका है, अब क्या करें, यहाँ से कर्जदार तकाजा भी कर रहे हैं। तो कहता है कि चलो जयपुर निकल लेते हैं ताकि पीछा छूटे जिन लोगों से कर्ज लिया है। अब दोनों जयपुर आ जाते हैं और जयपुर में एक घर किराए पर ले लेते हैं। यहाँ से अब प्रिया कहती है कि चिंता मत करो, जो तुम्हारे कर्ज हैं वो भी उतर जाएंगे, बाकी भी चीज़ें उतर जाएंगी। किसी अमीर शख्स को अपने जाल में फंसाती हूँ, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उसने फिर जिस टिंडर ऐप से उसने दीक्षांत को फंसाया, उसी टिंडर ऐप के जरिए अब वो ऐसे लोगों की तलाश करने लगी जो अमीर हो, जिनके पास पैसा हो। करते करते तलाश आखिरकार उसी टिंडर ऐप पर दुष्यंत शर्मा नाम का एक नौजवान नजर आया। अब दुष्यंत शर्मा, टिंडर ऐप पर प्रिया सेठ भी, दोनों एक दूसरे से अब बात कर रहे हैं, फिर दोनों में दोस्ती हो गई। दुष्यंत शर्मा ने टिंडर ऐप पर प्रिया सेठ को अपना असली नाम नहीं बताया। उसने बताया कि उसका नाम विवान कोहली है, वो एक बहुत ही अमीर खानदान से है, उसके पास बेशुमार दौलत है। ये उसने झूठ बोला दुष्यंत ने, क्योंकि वो अमीर नहीं था। वो एक माइनिंग कंपनी में काम करता था, एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर बस। उसके पिता भी अकाउंटेंट थे, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। इधर प्रिया सेठ ने कहा कि मुझे तुमसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया है। तो प्रिया ने भी झूठ बोला, क्योंकि उसका तो अभी मकसद ही कुछ और है।
तो दोनों की शुरुआत झूठ से हुई। दुष्यंत की ये कि वो बेहद अमीर है, प्रिया की ये कि वो उससे पहली नजर से प्यार कर बैठी है। अब इसके बाद प्रिया दीक्षांत को बताती है कि एक अमीर शख्स हमारे जाल में फंस चुका है, हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। इसके बाद 3-4 बार प्रिया और दुष्यंत या विवान ये जयपुर में ही कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, मुलाकात होती है। अभी तक दोनों का झूठ बरकरार है। दुष्यंत को ये लग रहा है कि प्रिया उससे बहुत प्यार करती है, सच्चा प्यार करती है। प्रिया को ये पता है कि दुष्यंत यानी विवान कोहली ये बेहद अमीर है, इसके पास बेशुमार दौलत है। 3-4 मुलाकात हो गई। इन 3-4 मुलाकातों में दुष्यंत ने दिखाया भी कि वो बहुत पैसे वाला है। तो 3-4 मुलाकात के बाद आखिरकार 2 मई 2018 को प्रिया सेठ ने दुष्यंत को मिलने के लिए बुलाया, यानी कि विवान कोहली को। वो आया। उसके बाद उसने कहा कि चलो घर चलते हैं। किराए पे ऑलरेडी घर ले रखा था, अब वो उसे घर ले गई। इधर उस घर में ऑलरेडी 2 लोग थे उसके। एक उसका दोस्त दीक्षांत जो कर्ज में डूब गया और उसके साथ जयपुर भाग कर आया। दूसरा एक लक्ष्य नाम का एक और लड़का जिन्हें इस साजिश के बारे में भी कुछ पता नहीं है। हाँ, दीक्षांत को पता है कि किसी को किडनैप करना और रैंसम वसूल करना है। अब वो दुष्यंत को लेकर घर आ गए। घर पे ये दोनों मौजूद हैं। घर आने के बाद पहली बार अब दुष्यंत को पता चलता है, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और कहते हैं कि तू अपने घर वालों से पैसे मंगा। अब दुष्यंत को पहली बार लगता है कि वो घिर गया। इसी दौरान में उसके पर्स भी निकाल लेते हैं वो लोग। अब जब पर्स निकालते हैं तो पर्स में आईडी भी मिलता है। तो आईडी कार्ड जब देखते हैं तो देखते हैं कि फोटो तो उसमें दुष्यंत की है, नाम भी दुष्यंत शर्मा लिखा हुआ है, जबकि टेंडर ऐप पे दुष्यंत शर्मा विवान कोहली के नाम पे मिला। तो वो कहती कि ये क्या है। तब उसका भांडा फूट जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैंने तुमको इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोला। मेरा नाम दुष्यंत शर्मा है और मैं अमीर ख़ानदान से नहीं हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, एक माइनिंग कंपनी में बहुत छोटा हूँ। अब उसने कहा जो भी हो तुझे पैसे तो देने पड़ेंगे। तो अब 10 लाख रुपए की मांग की और वही फिर फ़ोन कराया। फिर इसने धमकी भी दी और ये सब कुछ हुआ, लेकिन गुस्सा उसी वक्त आ चुका था। फिर इसने किचन से चाकू निकाला। इसके दोनों दोस्तों ने चाकू से वार किया करीब 10 बार। पहले गला दबाया, फिर तकिया मुंह पे रखा, बट उसे लगा कि मर नहीं रहा है। ये आप सुनिएगा खुद प्रिया सेठ से। और फिर उन्होंने चाकू से मारा। जब उन्हें लग गया कि अब ये मर चुका है, फिर ये बाज़ार गए। इन्होंने एक ट्रॉली बैग खरीदी। बैग खरीदने के बाद उस लाश को उसी में रखा और फिर उसी की कार में डालकर आमेर की पहाड़ियों के करीब हाईवे पर गए और उस बैग को छोड़कर चले आए। वापस घर आए, सब कुछ सफाई वफाई की। अब इनका ये था कि यहाँ से निकलते हैं, रेलवे स्टेशन पहुँचे नेक्स्ट डे। लेकिन इस दौरान मोबाइल के लोकेशन और बाकी चीज़ों से ये पकड़े गए और पुलिस के शिकंजे में आ गए। तो एक झूठ ने एक जान ली और फरवरी में टेंडर पे दोस्ती हुई, मई में कत्ल हुआ। जब ये सब कुछ हो गया, अब पुलिस हिरासत में है प्रिया सेठ। एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि ये सब आपने क्यों किया। तो पता है क्या कहती है वो कहती है कि इतना आप लोगों ने शोर हंगामा, ये भीड़ क्यों है? क्या ये देश में पहला मर्डर हुआ है? मतलब उसकी आप बातचीत को देखिए। और उसके बाद ही फिर दीपिका नारायण भारद्वाज ने इन तीनों का अपने एक शो के लिए इंटरव्यू किया, जिसमें प्रिया सेठ भी है, दीक्षांत भी है और लक्ष्य भी है। सबसे पहले आप प्रिया सेठ का पूरा इंटरव्यू सुनिए, किस तरीके से वो बात कर रही है। मुझे लगता है कि आप भी सुनकर आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा। तो पहले वो क्या कुछ कह रही है इस पूरे मर्डर के बारे में। कहीं ये इनकार नहीं कर रही कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जिस तरीके से वो कहती है कि जब ये पूछती हैं दीपिका उससे कि जब वो पैसे दे रहे थे तो तुमने कत्ल क्यों किया, तो एक जगह कहती है वो तो पैसे लेने से बहुत पहले ही मैंने मार दिया। मतलब ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये इंटरव्यू सुनिए। इसके बाद उन दोनों का भी इंटरव्यू सुनिए, मतलब दीक्षांत और लक्ष्य का। इन दोनों के हिसाब से, बल्कि दीक्षांत का तो ये है कि हमें पता था, लेकिन दीपिका प्रिया ने ये कहा था कि सिर्फ हम किडनैप करेंगे और किडनैप करने के बाद पैसे लेके छोड़ देंगे।
हमें आइडिया नहीं था वो मार डालेगी। लक्ष्य का कहना था कि मुझे तो आखिर वक्त तक पता नहीं था कि सब कुछ क्या हो रहा, हो सकता है ये लोग अपने डिफेंस में बोल रहे हो। हालांकि इन दोनों ने सारी जिम्मेदारी या सारे जो वो है इल्ज़ाम वो प्रिया सेठ पे डाले। तो पहले इन तीनों को यहाँ पे सुनिए, आगे की कहानी इसके बाद बताता हूँ। मुझे उसकी नाम भी पता नहीं था, टेंडर पे मिला था वो मुझे, उसने मेरे को अपना गलत नाम गलत पहचान बताई थी और ये बताया था कि बहुत पैसे वाला है वो। और मैं दिशांत के साथ में रह रही थी, उसके ऊपर कर्जा था तकरीबन 21 लाख का। उसे कोई चाहिए था ऐसा बंदा जिससे पैसे आ सके। तो हमने मिलकर प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। मर्डर का प्लान पहले से ही था, किसके साथ होगा क्या होगा ये फिक्स नहीं था। लेकिन जब दुष्यंत मिला, उसने अपने बारे में बताया, ऐसा झूठ बोला कि वो बहुत पैसे वाला है, तो हमने फिर उसको किडनैप करके उससे फिरौती मांगी। लेकिन बाद में पता लगा कि वो उसके पास कुछ नहीं है। दुष्यंत के फादर ने आप लोगों कुछ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए थे, फिर भी आपने उसको मार दिया, ऐसा पैसे ट्रांसफर करने से पहले ही मार दिया था। कैसे मारा आपने दुष्यंत को? पहले उसका गला घोटा दिशांत ने, उसके बाद में वो नहीं मरा तो फिर लक्ष्य आया, लक्ष्य ने उसका मुंह तकिए से दबाया, फिर भी नहीं मरा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद फिर दिशांत ने मुझसे चाकू मंगाया, मैंने उसे चाकू ला के दिया और दिशांत ने उसका गला काट दिया चाकू से। आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एक पहले आपके केस की थी उनको ये बोला कि आप वो चाकू अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मारने के लिए लेकर आए थे? मैं उसको मैंने वो चाकू कहाँ से? चाकू नहीं लाई थी। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक नंबर का घटिया गिरा हुआ आदमी, उसने मेरे पे झूठा केस किया है। वो तो मर जाए तो अच्छा है, वैसे मुझे उसी का मर्डर करना था लेकिन नहीं किया मैंने। ठीक है, वो चाकू मैं ऐसे ही लाई थी खुद की नस काटने के लिए, मैंने काट भी ली थी। आपने दुष्यंत तो आज एक तरह से इसको ब्लैक फ्राइडे भी हम कह सकते हैं। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट को लेकर बहुत सारे लोगों के मेल आए। मैं चूँकि आप सबको पता है कि मैं खुद एक क्रिकेट का बड़ा फ़ैन हूँ, सारे मैचेस देखता हूँ, तो किसी भी क्रिकेटर के साथ कुछ होता है तो एक अजीब सी तकलीफ़ पहुँचती है। ऋषभ पंत 2016 की बात है, इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहा था और फाइनल में हम पहुँच चुके थे और तब ये उम्मीद थी कि हम जीतेंगे, इसलिए कि उस टीम में ऋषभ पंत, ईशान किशन, सरफराज खान, ये तमाम लोग थे। लेकिन 2016 के उस वर्ल्ड कप के फाइनल में वेस्ट इंडीज़ ने हमको हरा दिया और हम रनर अप रहे। उस फाइनल के 2 दिन के बाद ऋषभ पंत और ईशान किशन हमारे दफ्तर आए थे, यहाँ फिल्म सिटी इंडिया टुडे के दफ्तर में। आज तक पे इंटरव्यू था और अपने विकी पाजी यानी विक्रांत गुप्ता को इंटरव्यू करना था। तो उस वक्त दोनों फर्स्ट फ्लोर पे स्टूडियो में थे और मैं इत्तेफाक से मेकअप करा के निकल रहा था और मुझे वारदात की एंकरिंग करनी थी। तो रास्ते में टकरा गया था, विकी पाजी ने बताया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब दोनों ने बताया कि वो चूँकि टीवी देखते हैं और वो वारदात भी देखा करते थे, तो वो पहचान भी गए। फिर दोनों के साथ एक तस्वीर भी ली, चूँकि क्रिकेट का दीवाना हूँ। तो ये जो तस्वीर है वो तस्वीर आज मैंने देखी, फिर याद आई, तो फिर दीपक ने कहा इसको लगाता हूँ। तो ये उसी 2016 की तस्वीर है ये, जब दोनों अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में हम हार गए थे वेस्ट इंडीज़ से, उसके बाद आए थे। उसके 2 साल के अंदर अंदर ही ऋषभ पंत को मौका मिल गया था इंडियन टीम में 2018 में, लेकिन उससे पहले उनके फादर की भी मौत हो गई थी। अभी आपको याद होगा कि बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज मैच था, ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी और ये दोनों टेस्ट मैच हम जीते, 2-0 से बांग्लादेश को हराया। हालांकि उससे पहले वनडे में हम हार गए, पहला दोनों वनडे हारे थे, तीसरा हमने एक तरफा जीता था। तो बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी। दूसरा टेस्ट जो था वो ख़त्म हुआ था 25 दिसंबर को। 25 हालांकि उनको ख़त्म होना तब 24 दिसंबर को ही, लेकिन 4 दिन में ही हमने वो टेस्ट मैच जीत लिया था। इस टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने 93 और फिर 9 रन बनाए थे दोनों इनिंग में और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। तो 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ ख़त्म हो गई थी 24 दिसंबर को ही, बल्कि 25 दिसंबर को ऋषभ पंत बांग्लादेश से दुबई पहुंचते हैं। दुबई में धोनी और साक्षी धोनी ये लोग सब वहाँ मौजूद थे किसी इवेंट में, प्राइवेट गैदरिंग भी थी, कुछ और दोस्त थे धोनी के। और आपको पता है कि ऋषभ पंत के मेंटोर धोनी है, वो उनको अपना आइडियल मानते हैं क्योंकि दोनों विकेट कीपर हैं और दोनों पहाड़ी भी एक तरह से। तो ऋषभ पंत चूँकि थोड़ी इंजरी थी
तो जो 3 जनवरी से भारत और श्रीलंका के बीच वनडे और T20 की सीरीज शुरू होने जा रही है ट्यूसडे के दिन से, उस इंजरी के चलते ऋषभ पंत को वनडे और T20 दोनों से बाहर रखा गया। तो अब फिलहाल मैच कोई था नहीं, नया साल भी आ रहा है, तो वो वहाँ से सीधे दुबई पहुँच गए। श्रीलंका तो जाना नहीं था। दुबई में वो रहे। एक फ़ोटो बाकायदा साक्षी धोनी ने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया। वहाँ 27 दिसंबर को एक पार्टी में ऋषभ पंत, धोनी और ये तमाम लोग मौजूद थे। फिर वहाँ दुबई में रहने के बाद ऋषभ पंत दिल्ली लौट आते हैं। दिल्ली आने के बाद कल 29 दिसंबर की रात को वो दिल्ली में हैं। यहाँ उतरने के बाद अब उन्हें रुड़की अपने घर जाना है। रुड़की में उनका अपना घर है जहाँ पे उनकी माँ रहती हैं सरोज और उनकी सिस्टर रहती हैं। तो अब उनको रुड़की जाना था। दिल्ली से देर रात, कहते हैं कि अमूमन 2 से 3 के दरमियान ऋषभ पंत अपनी मर्सिडीज़ कार में रुड़की के लिए रवाना होते हैं। दिल्ली से रुड़की तक की सड़क बहुत अच्छी है, अभी हम लोगों ने भी ट्रैवल किया, बल्कि दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे बन गया है। तो अब दिल्ली से मेरठ आप मुश्किल से 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। दिल्ली से पहले देहरादून जाने में जहां 5-6 घंटा लगता था, अब आप देहरादून आराम से 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। दिल्ली से रुड़की तक की दूरी मुझे लगता है 3 से 3.5 घंटे में आराम से पूरी की जा सकती है। करीब 218 किलोमीटर 218 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है दिल्ली टू रुड़की। तो मर्सिडीज़ में अपनी कार में निकले, अकेले निकले, खुद ड्राइव कर रहे हैं। इसके बाद सुबह के करीब 5:30 बजे का वक्त था और इत्तेफाक से आज मौसम ठीक था, कोहरा नहीं था, वरना दिल्ली में तो और आसपास में कोहरा बहुत होता है, लेकिन कोहरा नहीं था, मौसम साफ था। लेकिन अभी भी अंधेरा था सड़क पर, 5:30 का वक्त था, ठंड का महीना है। तो नरसान के पास पंत की कार पहुंची। नरसान रुड़की से करीब 18 किलोमीटर पहले, मतलब अब उनकी मंजिल 18 किलोमीटर रहेगी, तो मुश्किल से आधा घंटे का और सफ़र तय करना था। नरसान पहुंचते हैं, 5:30 सुबह का वक्त है, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। नरसान में अचानक पंत की मर्सिडीज सड़क के डिवाइडर से टकरा जाती है। गाड़ी की रफ्तार शायद ज़्यादा थी। उसकी वजह ये है कि जब डिवाइडर से गाड़ी टकराई तो गाड़ी उछलकर सड़क की दूसरी तरफ चली गई, यानी कि जो सामने से गाड़ी आ रही दूसरे लेन में, उस तरफ जाकर मर्सिडीज़ गिरी उछलते हुए। सड़क पे मर्सिडीज़ उधर गिरी। इत्तेफाक से दूसरी तरफ से उसी वक्त हरियाणा रोडवेज़ की एक बस आ रही थी जो देहरादून से आ रही थी। बस के ड्राइवर ने इस गाड़ी को अपोजिट साइड से उछलकर इस तरफ गिरते हुए देख लिया और बहुत तेज़ी से, उसने ये भी देखा था कि गाड़ी की रफ्तार अच्छी खासी तेज़ है। अब इस बस की भी रफ्तार करीब 50 से 60 के बीच में थी प्रति घंटा के हिसाब से। गाड़ी उधर से उछलकर इधर गिरी मर्सिडीज़ पंत की। सामने से वो हरियाणा रोडवेज़ की वो बस और उस ड्राइवर ने देखा। अब उसने कहा कि अगर वो इसी रफ्तार में चला तो वो हो सकता है गाड़ी से टक्कर हो जाए जो सड़क पर गिरी पड़ी है। उसने किसी तरीके से गाड़ी को एक तो ब्रेक मारा और दूसरा सर्विस लेन की तरफ को बस उसने घुमाई और फिर ले जाकर पूरी ब्रेक मारने के बाद टक्कर बच गई। वो बस से कूदा और भाग कर स्पॉट पर आया। इधर जब वो आया तो देखा कि गाड़ी के बाहर एक शख्स जख्मी हालत में, जिसके चेहरे और सर से खून गिर रहा है और कपड़े भी नहीं हैं बदन पर, वो खड़ा हुआ है। ड्राइवर उससे पूछता और इस दौरान में गाड़ी के अंदर से चिंगारियां उठ रही हैं। अब ऐसा लग रहा कि गाड़ी में किसी भी वक्त आग लग सकती है। तो जो ड्राइवर है वो ड्राइवर उससे पूछता है ऋषभ पंत से कि कार के अंदर कोई और भी है। तो ऋषभ पंत कहते हैं कि कोई और नहीं है। फिर ऋषभ पंत खुद उस बस ड्राइवर से कहते हैं कि मेरा नाम ऋषभ पंत है, मैं क्रिकेटर हूँ। ये जो बस ड्राइवर था इसको क्रिकेट का शौक़ नहीं है, इसलिए वो ऋषभ पंत को नहीं पहचान पाया। लेकिन इतनी देर में फिर बस का कंडक्टर और बाकी लोग आ गए। बस ड्राइवर ने अपनी चादर जो वो लेकर चल रहा था वो चादर फ़ौरन बस से निकाली और ऋषभ पंत को ओढ़ाया, ठंड भी थी। और फिर इतने में गाड़ी में आग लग गई। आग के शोले इतने ऊपर उठ रहे थे कि आसपास में जो लोग रहते थे, जो बस्तियां थी, उन्होंने एक तो टक्कर की आवाज़ सुनी, फिर ये आग का शोला उठते देखा तो बहुत सारे लोग वहाँ पर भाग कर आए। कुछ गाड़ियाँ चूँकि गुजर रही थी, ये हाईवे 24 घंटा खुला रहता है, तो उन्होंने एक आग के लपटों में गाड़ी को देखी, भीड़ देखी, तो कुछ गाड़ियाँ भी रुकी, कुछ तमाशबीन भी आए। इतने में कुछ लोगों ने ऋषभ पंत को पहचान भी लिया। फिर वो वीडियो बनाने लगे। ऋषभ पंत कह भी रहे हैं कि यार वीडियो मत बनाओ,
लेकिन वो सबसे बात कर रहे ऋषभ पंत और होशो हवास में। तो फिर बस ड्राइवर को उन्होंने कहा कि मैं ऋषभ पंत हूँ, क्रिकेटर हूँ और दिल्ली से आ रहा हूँ, रुड़की जाना था। मुझे झपकी से आ गई, नींद से आ गई और उसी नींद और झपकी में मेरी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। अब इसके बाद जो बताया वो ये बताया कि डिवाइडर से जब गाड़ी टकराई और पलटी, गाड़ी के चारों दरवाजे लॉक हो गए। अब कई बार ऐसा होता है कि आप एक तो घबराहट में कई बार आप दरवाज़ा भी नहीं खुलता है और ये एक्सीडेंट बहुत ही विभत्स था। तो लॉक खुल नहीं रहा, इधर गाड़ी के अंदर से चिंगारियां भी आ रही हैं, डरिए कि कभी आग ना पकड़ ले। तो फिर ऋषभ पंत ने अपने दिमाग सही वक्त पर इस्तेमाल किया वहाँ पे और गाड़ी का जो कार का विंड स्क्रीन था, आगे का शीशा, उन्होंने शीशे को तोड़ा और उस शीशे को तोड़ने के बाद उससे बाहर निकले और उसकी वजह से बहुत सारे उनके पीठ पर भी जख्म आए। और जब अपने आप को विंड स्क्रीन को तोड़कर वो बाहर निकले, फिर बाहर निकलने के बाद गाड़ी से थोड़ी दूर डिवाइडर के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पे रुके। तब तक ये बस आई, बस के ड्राइवर आए और फिर सुशील कुमार इस बस के ड्राइवर का नाम है, जिसने मदद की वाकई। फिर उसके बाद अपने चादर वादर से लपेट कर बताया। तो अब इस हादसे से उस वक्त ऋषभ पंत पे बड़ा असर भी पड़ा, क्योंकि किसी का भी हो सकता है। जिस तरीके से ये गाड़ी भाग रही थी और पलटी, फिर इसमें आग लगी और ऋषभ पंत की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं, तो इन सारी चीज़ों ने डरा दिया। कहते हैं कि बस ड्राइवर ने बहुत हौसला दिया। इसके बाद कंडक्टर भी आया, फिर कंडक्टर ने फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन किया। बस ड्राइवर ने नेशनल हाईवे की जो पेट्रोलिंग गाड़ी होती है उसको फ़ोन किया, पुलिस को किया 100 नंबर पर। करीब 15 मिनट के बाद एम्बुलेंस पहुंच गई मौके पर। 15 मिनट के बाद जब एम्बुलेंस पहुंची तो वहाँ से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर, चूँकि 18 किलोमीटर ही रह गया था रुड़की, ढंढेर उनके इलाके का नाम है, घर जहाँ पे है ऋषभ पंत का। तो एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस पे खुद लंगड़ाते हुए चलते हुए ऋषभ पंत एम्बुलेंस में बैठे। खून टपक रहा था क्योंकि चेहरे, सर पे उनके 2 कट के निशान लगे थे। उनको सक्षम हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ ले जाया गया। और ये बात है सुबह के करीब उस वक्त 6 सवा 6 बज चुके थे। सक्षम हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने देखा, मरहम पट्टी की, बट उनके घुटनों में चोट थी, एक पैर की उंगलियों में चोट थी, माथे पे 2 कट के निशान थे सर पे, बल्कि उससे खून ज़्यादा रिस रहा था, पीठ घायल था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और ये भी कि सर में उस वक्त डॉक्टरों को पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसके लिए सिटी स्कैन बाकी चीज़ों की ज़रूरत थी कि कहीं इंटरनल इंजरी तो नहीं है, जो एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो सक्षम हॉस्पिटल के बाद इतनी फैसिलिटी थी नहीं और इत्तेफाक से सक्षम हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तब तक खबर फैल गई पुलिस के ज़रिए पूरे उत्तराखंड में कि ऋषभ पंत का रोड एक्सीडेंट में वो घायल हो गए हैं। अब ऋषभ पंत भी एक पहाड़ी, पूरा पहाड़ जो है उन्हें जानता है, क्योंकि बचपन से उत्तराखंड का भी काफ़ी नाम हुआ ऋषभ पंत की वजह से। तो फिर सीएम ऑफिस से लेकर डीजीपी ऑफिस तक हर एक को पता ये चला, सब हरकत में आए। सक्षम हॉस्पिटल ने कहा कि हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो ये तय हुआ कि उनको फ़ौरन देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में ले जाया जाए। तो एक फ़ौरन एम्बुलेंस और पहुंची जो सारी मेडिकल सुविधा से लैस थी। उसके बाद वहाँ पे शुरुआती मरहम पट्टी के बाद अब ऋषभ पंत को दोबारा एक एम्बुलेंस में डाला गया। इस दौरान में सक्षम हॉस्पिटल में उनकी माँ सरोज पंत भी पहुँच गई, उनके रिश्तेदार भी पहुँच गए और फिर ये लोग सक्षम हॉस्पिटल से लेकर ऋषभ पंत को करीब 9:30 बजे देहरादून पहुँचे, वहाँ के मैक्स हॉस्पिटल में। वहाँ ले जाने के बाद फिर पूरा इलाज शुरू हुआ। जो शुरुआती रिपोर्ट आई वो ये है कि घुटनों में उनके चोट है और इत्तेफाक से बांग्लादेश सीरीज़ के बाद जो श्रीलंका सीरीज़ में उनको नहीं ले जाया गया, उनके नी का ही कुछ प्रॉब्लम था, तो उसके लिए उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी रेफ़र किया गया था कि आप वहाँ जाएं। और इत्तेफाक से फिर घुटने में चोट आई है, कलाई में, दाहिनी कलाई में उनके चोट है, एक पैर के अंगूठे में चोट आई है, पीठ पे बहुत सारे ज़ख्म हैं और साथ में सर पे 2 कट के निशान हैं। तो डॉक्टरों का ये कहना है कि शायद सर्जरी करनी पड़ेगी। और लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि कोई इंटरनल इस तरह की चोट नहीं, कोई ख़तरे या ऐसी बात नहीं है। तो ऊपर वाले का शुक्र है, क्योंकि जिन लोगों ने भी ये हादसा देखा, जिन्होंने उस कार को जलते हुए देखा, जलने के बाद देखा, जिसने उस कार को डिवाइडर से इस तरफ इधर आते हुए देखा, उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके के हादसे में कोई बच सकता है। लेकिन ये करिश्मा था और वाकई करिश्मा था, और शायद लाखों करोड़ों फैंस की जो ऋषभ पंत के हैं उनकी दुआएं भी उनके काम आई।
अब इसमें एक चीज़ और भी है कि ये कार चूंकि जल गई तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि उस कार का एयरबैग खुला कि नहीं खुला। अब ये जो टेक्निकल टीम है जांच करेगी, उससे पता चलेगा, बाकी ऋषभ पंत भी बताएंगे। लेकिन दो चीज़ें आ रही हैं, एयरबैग अगर नहीं खुला तो इसका मतलब है कि कार की स्पीड 60-70 के दरमियान थी, और अगर खुला होता तो कहते हैं कि अगर एयरबैग खुल जाता तो जो ऋषभ पंत ने विंड स्क्रीन सामने का शीशा तोड़कर जो बाहर निकले, तो शायद वो विंड स्क्रीन तोड़ने में उनको मुश्किल आती, क्योंकि एयरबैग जब खुल जाता है तो फिर आप चारों तरफ से उसमें फंसे होते हैं, तो उसमें से निकलना, फिर शीशा तोड़ना मुश्किल होता है। तो उस एयरबैग खुला, क्या उसकी वजह से फिर एक गंभीर हादसा होने से बचा, या एयरबैग नहीं खुला